Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankri and I am your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. So दोस्तों अपने आज एक लास्ट सेशन की शुरुआत हम करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसकी बात हम लास्ट सेशन में कर ही चुके थे. यस, ऑफ कोर्स आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लो, कल ही आया अपने इस यूट्यूब चैनल पे. ठीक है. सो गाइज, सिंपल है. अरे एपी हमने देखा था. बेसिकली प्रोग्रेशन होता क्या है कि जो नंबर का पैटर्न एक चलते रहता है जिससे हम नेक्स्ट अननोन नंबर निकाले. फिर उसमें एपी यानी इज ऑल अबाउट कॉमन डिफरेंस. जीपी की बात भी हमने बस तब थोड़ी बहुत बातें की थी, बट असली जीपी क्या है, उसके फॉर्मूलाज वो सब हम आज देखेंगे. और गाइज ये हमारे फाउंडेशन का यानी कि मेरे कॉन्ट 1 का लास्ट सेशन गाइज, है ना. तो अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स की आज 3 वीडियोस खत्म होने जा रहे हैं, तीसरा वीडियो. तो ये सब आपको प्लेलिस्ट फॉर्म में यहाँ दिख जाएगा. बाकी फैकल्टीज की भी रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी. सब देखो गाइज, ये आपका फाउंडेशन, ये आपका ओमिट तक का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगा. फिर उसके बाद कैट लेवल तो आपको पता ही है, इजी जाती है जब अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कम ऑन गाइज, लेट्स स्टार्ट. सीक्वेंस एंड सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बातें आज हम करेंगे. तो इसमें हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या समझेंगे, फिर उसके कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज इन्वॉल्व, एंड फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना. जीपी क्या होता है पहले समझ लेंगे. फिर जैसे हमने एपी में टीएन और एसएन का फॉर्मूला देखा था, तो जीपी में ऐसे कौन से फॉर्मूलाज होता है वो समझेंगे, है ना. और बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो आज वैसे तो हम कुछ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उसकी भी बातें करने वाले गाइस, सो बने रहो. सो गाइस देख लो, सिंपल है. अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे हमने देखा था कि यार 1 3 5 7 जब भी आपको कॉमन डिफरेंस दिखे, वो आंखें बंद करके आप क्या बोल दोगे, ये एपी है. लेकिन गाइस वही जब आपको अगर प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से दिखे, जब आपको सीक्वेंस कुछ इस तरह से दिखे, तो समझ जाना. सर क्या समझे, पहले समझाओ तो कि किस तरह से. तो यस गाइज, अगर ये तीनों सीक्वेंस आप देखो तो ये एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. और वो सेम पैटर्न इस बार कॉमन डिफरेंस का नहीं, वो है कॉमन रेशो का. यस गाइज, कॉमन मल्टीपल का. अगर आप देखो यहाँ पे ये वाली सीक्वेंस, यहाँ पे कॉन्जिगेटिव टर्म, अगेन हम क्या देखते हैं, कॉन्जिगेटिव टर्म. लेकिन यहाँ पे कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस आप डेफिनेटली देख रहे हो, सेम नहीं है. लेकिन अगर आप रेशो देखो, 4/2, रेशो मतलब क्या, ए बाई बी. तो यहाँ 4/2. अगेन गाइज याद रखो, आपको मैं एक चीज याद दिला दूं, जिसने पिछला सेशन देखा होगा कि जब भी डिफरेंस निकालना होता था एपी में, मैंने हमेशा कहा था बड़ा माइनस छोटा नहीं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. उसी तरह यहां पर भी जब आप रेशियो निकालोगे, बड़ा अपॉन छोटा नहीं. रेशियो आप हमेशा कैसे निकालोगे, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, ऑलवेज. न्यूमरेटर में नेक्स्ट टर्म, डिनोमिनेटर में प्रीवियस टर्म. इसी बात को यानी रेशो ये नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस होता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे फॉर्मूलाज आगे डिराइव हुए हैं. तो आपको ये फॉलो करना होगा. सो 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2. देखो रेशियो सब जगह कॉमन है, और अगर रेशियो सब जगह कॉमन है तो आप आंखें बंद करके इसको जीपी बोल दो, खोलकर भी बोला तो चलेगा. ना देखो 12/3 4, 48/12 4, 192/48 4, ये भी क्या हुआ, जीपी. अगेन बड़ा अपॉन छोटा नहीं, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, 4/8 1/2, 2/4 1/2, 1/2 1/2, 1/2/1 1/2, 1/4/1/2 1/2 कर लेना, है ना. 1/4/1/2. आपको पता है ये फ्रैक्शन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/1, और 2/1 ने इसको डिवाइड कर दिया, ये 1/2 आया. 1/4/1/2 कितना आया, 1/2. सो गाइज जब भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म थ्रू आउट द सीक्वेंस, कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशियो अगर सेम है, वो जीपी होगा. बस इतनी सी बात. तो एपी क्या होता है आपको समझ गया, जीपी क्या होता है आपको समझ गया, खेल खत्म. एपी इज ऑल अबाउट कॉमन डिफरेंस एंड जीपी इज ऑल अबाउट कॉमन रेशियो. रेशियो भी कैसे निकलेगा, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म. समझा, चमका, बहुत बढ़िया गाइस. चलो बढ़ते आगे. सो दोस्तों अब देखते हैं हम. जैसे आपने एपी में दो फॉर्मूला देखा था, मैंने आपसे क्लियर कहा था कि जब भी कोई इंडिविजुअल टर्म निकालना है तो आप यूज करोगे टीएन का फॉर्मूला, जिसको हम nth टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म बोलते हैं. और जब टोटल क्यूमुलेटिव समेशन निकालना है अप टू 10 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स, आप यूज करोगे एसएन का फॉर्मूला, है ना. तो एपी में वो फॉर्मूलाज क्या थे, टीएन का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना. एसएन का फॉर्मूला क्या था, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसी से हमने एक फॉर्मूला और डिराइव किया था. तो उसी तरह गाइज यही जो फॉर्मूलाज है टू फाइंड nth टर्म और जनरल टर्म और लास्ट टर्म इन जीपी, जो कि अगेन हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी सफिक्स एन से. सिंबल सेम है लेकिन फॉर्मूला बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस यूज हो रहा है, यहाँ रेशो है. तो क्या फॉर्मूला है, ए
इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। ए इंटू ए मतलब आपको पता है, यस ए मतलब पता है सर, ए तो हम वहां से जानते हैं। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। सिर्फ वहां पे हम फर्स्ट टर्म किसकी देखते थे, एपी की। हम फर्स्ट टर्म किसकी देखेंगे, जीपी की। सो फर्स्ट टर्म इन जीपी, ये हुआ ए। आर अभी मैंने आपसे बोला, आर इज व्हाट, कॉमन रेशो, जो कि हमेशा क्या होगा, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। एंड एन मतलब नंबर ऑफ टर्म विच इज टू बी फाउंड, विच इज टू बी फाइंड। ठीक है, यानी वो नंबर की टर्म जो हमें निकालना है। मान लो ये फॉर्मूला है हमारा और ये जीपी है 1 2 4 8 16, और मैं आपको बोल दूं भाई फाइंड 12th नंबर की टर्म। तो जैसे मैंने आपको 12th नंबर की टर्म बोल दिया गाइस, जैसे मैंने आपको 12th नंबर की टर्म बोल दिया, आपका ये फॉर्मूला, ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है, 1 है ना। आर मतलब क्या, कॉमन रेशियो, देख लो 2/1 2, 4/2 2, 8/2 8/4 2। ठीक है, तो यह कॉमन रेशियो कितना है, 2। एन माइनस वन, मैंने आपको कौन से नंबर की टर्म निकालने बोली, 12 टर्म, तो यह 12 माइनस वन। गाइज याद रखे, ये एन माइनस वन जो है ना, ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है वो रेस टू पावर में। मेजोरिटी स्टूडेंट रेस टू एन करते हैं, -1 आगे ले लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से नहीं, नेवर। हाँ वो चीज है आगे, लेकिन वो इसमें नहीं है, टीएन में तो नहीं है। टीएन के फॉर्मूला में, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आगे जब मैं आपको एसएन का फॉर्मूला बताऊंगा जीपी में, तो वहां पे जो -1 है वो बेस पर है, बेस। यहाँ जो -1 है वो कहां पर है, रेस टू पावर। तो हमेशा याद रखो, टीएन में जो रेस टू एन माइनस वन है, पूरा एक्सप्रेशन जो है n-1, ये रेस टू पावर है आर की, सिर्फ आर की। तो ए अकेला 1, फिर जो आर है 2 रेस टू ये n-1, तो n-1 12-1 कर लिया हमने, तो 1 इंटू नहीं भी लिखा तो चलेगा, सीधा 2 रेस टू क्या 11, एंड 2 रेस टू 11 होता है 2048। 2 का 11 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार, 11 टाइम्स, तो वो होता है 2048। तो दैट्स इट गाइस, ये रहा टीएन का फॉर्मूला। nth टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म इन जीपी जब भी निकालना रहा, जब एपी में होता था बाय डिफॉल्ट आपने फॉर्मूला बाय हार्ट कर लिया था, जीपी में फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो। उसी तरह एस एन, तो यार यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला जैसे एपी में ये थे, है ना, तो जीपी में एस एन का फॉर्मूला अगेन, एस एन मतलब वो ये फाइंड समेशन अप टू एन टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स। जब भी इंडिविजुअल टर्म बोलेगा जीपी में, अब आप ये फॉर्मूला दिमाग में लाओगे। जब भी वो टोटल निकालने बोलेगा अप टू 20 अप टू 40 टर्म्स, आप ये फॉर्मूला लोगे, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। अभी मैंने आपसे कहा था एसएन के फॉर्मूला में -1 कहा हो रहा है, बेस पे। यार रेस टू पावर में सिर्फ एन है, रेस टू पावर में क्या है गाइस, सिर्फ एन है, ओनली एन। यहां देखो आप, रेस टू पावर में n-1 है, यहां रेस टू पावर में सिर्फ एन है, -1 अलग से बेस पर है। तो स्टूडेंट यहां जरूर कंफ्यूज होते हैं, कई बार ये फॉर्मूला रटते हैं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ये रटते तो उसमें कंफ्यूजन होता है, इसकी टोपी उसके सर, ये इसका उसका मिक्स हो जाता है। सो नहीं गाइस, इसलिए रटना नहीं है। प्रैक्टिस के साथ जब ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूलाज आप अप्लाई करना शुरू करोगे क्वेश्चंस पर, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस करोगे, उतने क्वेश्चंस पे उतनी बार ये फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे, बाय हार्ट हो जाएगा। और बाय हार्ट होगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जब भी होगा तो सर की ये बात दिमाग में लाना कि सर ने कहा था कि n-1 ये पूरा रेस टू पावर होता है टीएन में, लेकिन एसएन में सिर्फ रेस टू एन है, -1 नीचे बेस पे है। सो यस, अपॉन r-1। तो यह अपॉन में भी है, अपॉन में क्या है, r-1। अब आप बोलोगे सर हमने तो ऐसा भी फॉर्मूला देखा था कि यहाँ पे ये 1 इधर आ जाता है -r⁻n, और यहाँ पर भी ये 1 इधर आ जाता है r इधर, जब r की वैल्यू छोटी होती है 1 से। गाइस बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी आंसर सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा, तो दो दो फॉर्मूला में उलझने की जरूरत नहीं है। आप में से ये टॉपिक जिसने भी पहले पढ़ा होगा, हो सकता है आप बोल रहे होंगे, आपने देखा होगा कि सर हमने तो इसके दो फॉर्मूला देखे थे। जहाँ पे आप ये ऊपर कर रहे हो ना, ये हमने उल्टा भी देखा है, 1 -r⁻n, और ये भी हमने उल्टा देखा है, तो भाई सेम ही हो गया ना। ऊपर उल्टा किया, नीचे उल्टा किया, तो बात वही होगी। मतलब मैं माइनस साइन कॉमन लेके ये एक्सप्रेशन बदल दूं, यहां पर भी माइनस साइन कॉमन लेके बदल दूं, तो माइनस माइनस कैंसिल, बात वही होगी फिर से, समझ रहे हो, बात वही होगी गाइज। तो समझना, सिंपल सी बात है कि अगर आपने इसके दो फॉर्मूला भी देखे होंगे तो दोनों से रत्ती भर भी आंसर नहीं बदलता, कि वो टेक्निकली आपको दो फॉर्मूला अलग अलग तरीके से समझा है। जब आर बड़ा होता है तो ये लो, जब आर छोटा होता है 1 से तो वो लो, बट वैल्यू वाइज आंसर नहीं बदलता, तो हम क्यों ज्यादा फॉर्मूला में कंफ्यूज हुए। तो इसलिए यही फॉर्मूला दिमाग में रखो कि जब भी सम अप टू एन टर्म्स, ये कौन सा फॉर्मूला, लेकिन सम अप टू एन टर्म्स। सर ये इतना आप तवज्जुब देके क्यों बोल रहे हो इस बात पे, क्योंकि गाइज एपी में तो हमने बस ये दो ही फॉर्मूला देखे थे, टीएन का और एसएन का। एसएन मतलब सम अप टू एन टर्म्स, लेकिन जीपी में एक कंसेप्ट और आता है, तो एपी में कभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है मैं आपको तब बताऊंगा जब अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन
एपी में वो नहीं आता था, जीपी में आएगा, और वो कंसेप्ट है सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। वो जीपी में ही क्यों आता है मैं आपको बताऊंगा गाइस, लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपने एपी में दो फॉर्मूलाज देखे थे टीएन एसएन, वो आपने जीपी के भी देख लिए, तो एक बार समराइज करता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जीपी इज ऑल अबाउट कॉमन रेशो। रेशो कैसे निकलेगा, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस। जब भी इंडिविजुअल टर्म निकालनी रही, ये रहा फॉर्मूला, ए इंटू आर रेस टू पावर में n-1। और जब भी सम अप टू 20, सम अप टू 50, ऐसे n मेंशन किया है आपको, सम अप टू पर्टिकुलर n मेंशन किया है, तो आप ये फॉर्मूला लोगे, a इंटू आर रेस टू n -1 बेस पर, रेस टू पावर में सिर्फ n, -1 बेस पर अपॉन r -1, खत्म। फिर इनफाइनाइट टर्म्स और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन सब हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना क्लियर है गाइस, तो ये दो फॉर्मूला, खेल खत्म, 1 एंड 2, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन शुरुआत करेंगे हम। तो अ बॉय एग्रीज टू वर्क एट द रेट ऑफ 1 रुपी ऑन द फर्स्ट डे। एक बच्चा है, उसने बोला कि मैं आपके हिसाब से काम करने के लिए रेडी हूँ, और हमारा हिसाब क्या है, 1 रुपया तेरे को मिलेगा भाई, 1 रुपी ऑन द फर्स्ट डे, 2 रुपीज ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन 2 रुपया मिलेगा, 4 रुपीज ऑन द थर्ड डे। देखो बहुत से बच्चों को लगता है कि सर चलो अच्छो ये एपी फॉर्म करेगा, 1 रुपया पहले दिन, 2 रुपया दूसरे दिन, 3 रुपया तीसरे दिन, लेकिन नहीं, क्वेश्चन ने वक्त, हालात, जज्बात सब बदल दिए। क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया 4 रुपीज ऑन द थर्ड डे, मतलब 1 रुपया, 2 रुपये, 4 रुपये। तो ये एपी से तो गया, क्योंकि गाइज आपको पता है एपी यानी कॉमन डिफरेंस, या डिफरेंस सेम नहीं, बट अगर एक चीज देखो तो रेशो सेम है, 2/1 2, 4/2 2, तो रेशो दोनों में सेम है, आर दोनों में सेम है। तो 1 ऑन फर्स्ट डे, 2 ऑन सेकंड डे, 4 ऑन थर्ड डे, एंड सो ऑन, मतलब यही अब सिलसिला चलेगा, यानी कौन सा सिलसिला, जीपी का, ठीक है। तो यार आपको बोला है हाउ मच विल द बॉय गेट इफ ही स्टार्ट वर्किंग ऑन 1 फरवरी एंड फिनिशेस ऑन 20 फरवरी। सो गाइज 1 फरवरी को स्टार्ट करके 20 फरवरी यानी 20 ऑफ सेम मंथ को खत्म किया, सो हाउ मच विल ही गेट, 1 से लेकर 20 तक उसने काम किया है इस पैटर्न में, तो उसको कितना मिला। इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने सबसे पहले तो एपी या जीपी का कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपने सीक्वेंस देख के समझ लिया है जीपी है, बहुत बढ़िया। अब उसने टीएन या एसएन कुछ भी मेंशन नहीं किया, बट सूझबूझ लगाओ। सर ने कहा है कि टीएन कब यूज करोगे, जब इंडिविजुअल फॉर्मूला, इंडिविजुअल, अगर आपको बोला होता था फाइंड हिज इनकम ऑन 17th डे, सिर्फ 17वें दिन उसने कितना कमाया, ऑन 16th डे, ऑन 13th डे, तो जब इंडिविजुअल, ये हर डे का इनकम दिया और इंडिविजुअल डे का पूछा होता, आप टीएन लेते। लेकिन क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि उसने 1 फरवरी को स्टार्ट किया, 20 फरवरी तक किया, तो कितना कमा लिया, यानी यहाँ पे क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली क्या पूछा है, टोटल, 1 से लेकर 20 तक का टोटल, यानी सम अप टू फर्स्ट 20, सम अप टू फर्स्ट 20 डेज। 1 से लेकर 20 यानी बच्चा भी बोल देगा 20 दिन आते हैं, और पूरे 20 दिन की इनकम। तो फॉर्मूला क्या है, जब भी सम अप टू एन टर्म्स, एन मेंशन कर दिया इनडायरेक्टली, तो वो फॉर्मूला हमारे जीपी में हमेशा होता है ए इंटू आर रेस टू एन -1 बेस पे अपॉन आर -1। तो गाइज आर आपको मिल गया है 2, ए आपको मिल गया है 1, वैल्यूज रख दो 1, 2 रेस टू एन कितना है 20, है ना, जो 20 टर्म्स, 2 रेस टू 20 -1 अपॉन 2 -1। मुझे बताओ इंटू 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, अगेन 2 -1 क्या होता है 1, तो इंटू 1 अपॉन 1 नहीं भी लिखता तो चलता है, उससे वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलती, तो बचा क्या 2 रेस टू 20 -1 अपॉन 1 छोड़ दो। तो दिस इज द आंसर। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने इसी फॉर्म में आंसर, क्वेश्चन ने इसी फॉर्म में आंसर दिया है, 2 रेस टू 20, ये हो गया एक टर्म -1, दिस इज द आंसर गाइस। तो बच्चा अगर इस पैटर्न से कमा रहा है, सो 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक वो इतना कमा लेगा, 2 रेस टू 20 -1। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेवंथ टर्म ऑफ द जीपी, जीपी का हिंट इस बार क्वेश्चन ने दे दिया है, सेवंथ टर्म दे दिया है आपको 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म, सेवंथ टर्म क्लियर जीपी बोल दिया है, और उसकी सेवंथ टर्म क्या है 8 टाइम्स ऑफ द फोर्थ टर्म। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म व्हेन इट्स फिफ्थ टर्म इज 48, पांचवी टर्म आपको 48 दे दी है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन भी आप एपी में कर चुके थे, जहां ना आपको ए दिया होता था ना डी दिया होता था। जिसने मिस किया है देख लो भाई कल का सेशन, इसी प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, है ना। तो जब भी आपको ए नहीं दिया होता था, वहां डी नहीं दिया होता था, बट उसके बदले दो कुछ अलग कंडीशन दी होती थी, उनको सॉल्व करते थे, ए और डी मिलता था। सेम यहाँ पर गाइस जीपी में क्या लगता है, अगर कोई भी टर्म निकालना है तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी ए नहीं हमें निकालना है ना, फर्स्ट टर्म जिसको हम T1 बोलते हैं, जिसी को हम सिंबॉलिकली क्या बोल देते हैं ए, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन ना ही हमारे पास ए है, ना ही कॉमन रेशियो है, क्योंकि क्वेश्चन ने जीपी तो बोल दिया, यानी यहाँ पे रेशियो यूज होता है।
बट रेशो भी नहीं है, ए भी नहीं है, उसके बदले में क्वेश्चन ने दो चीज हमें दे दी, उसको सॉल्व करो। तो ये कौन सी हिंट दी है क्वेश्चन ने हमें? टीएन की। सो जीपी में टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। तो यार यहाँ पे सेवंथ टर्म है, हमें ए नहीं पता, आर नहीं पता, इसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। हमें ए और आर नहीं पता, लेकिन एन तो पता है ना। जब सेवंथ टर्म बोल रहे तो एन हो गया 7, तो ये क्या बन जाएगा? ए इंटू आर रेस टू 7 माइनस वन, 6। ए एज इट इज, आर एज इट इज, लेकिन 7 माइनस वन 6 हो गया, इज इक्वल टू 8 टाइम्स फोर्थ टर्म ए इंटू आर रेस टू, ए नहीं पता, आर नहीं पता, लेकिन एन कितना है यहाँ? 4। तो 4 माइनस वन 3 हो जाएगा। जैसे 7 माइनस वन 6 हुआ, ये 4 माइनस वन 3 हुआ। अब ए कटा, मुझे बताओ ये आर रेस टू 6 अपॉन आर रेस टू 3 ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 8, बराबर। ये आर रेस टू 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा। अगेन इंडाइसिस हमने सीखा है। अरे भाई इंडाइसिस हमने सीखा है, स्कूल में भी सीखा है, लेकिन स्कूल छोड़ो, अभी नंबर सिस्टम में भी हमने सीखा है सर्ट्स एंड इंडाइसिस टॉपिक। तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जब भी बेस सेम हो और उनके बीच में डिवीजन हो, तो हम बेस को कॉमन लेके पावर को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। एम माइनस एन, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की, है ना। तो वही चीज हो रही है, बेस सेम है, डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे? आर रेस टू 6 माइनस वन 3, 6 माइनस 3 3, कॉमन बेस ले लिया, आर रेस टू 6 माइनस 3 3। भाई अब 8 इज इक्वल टू आर क्यूब बोला है, तो क्यों ना मैं 8 को 2 क्यूब लिख दूं? अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो 8 भी तो परफेक्ट क्यूब है 2 का। सो आर क्यूब इज 8, मतलब ये आर क्यूब इज 2 क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, आर कितना मिला? 2। आर जैसे आपको 2 मिल गया गाइज, अगली हिंट फिफ्थ टर्म, अगेन फिफ्थ टर्म इसके हिसाब से क्या आएगा? ए इंटू आर रेस टू 5 माइनस वन 4, 5 माइनस वन 4, और आर की वैल्यू अब आपको पता है 2, सो ये कितना हो गया? 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 होता है 16, और अब आपको ए निकालना है, तो 16 इधर जाके डिवाइड कर देगा। सो 48 अपॉन 16 कितना हुआ? 3, यानी ए मिल गया 3 गाइस। एकदम इजी हलवा क्वेश्चन, ए कितना मिल गया? 3। मान लो क्वेश्चन अगर आपको 9th टर्म भी पूछी होती तो भी निकाल लेते, क्योंकि एक बार ए मिल गया, आर मिल गया, तो इस जीपी की आप चाहे जो मर्जी टर्म निकाल सकते हो। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने बस एपी रोक दिया था। तो हमने इस इक्वेशन को यूज किया, 7th इज 8 टाइम्स ऑफ 4 टर्म, जीपी बोला है तो जीपी वाला फॉर्मूला यूज किया, ए आर के फॉर्म में टर्म्स को लिखा, आर हमें मिला, वही आर की वैल्यू यहाँ यूज की, ए हमें मिल गया, और यहीं पे रोकना था, तो ए हमें मिल गया 3। नहीं समझा होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग फिर से पीछे लेके देख लो, बहुत ईजी क्वेश्चन था। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगेन फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम ए बोलते हैं, पूछा है, जीपी का हिंट दे दिया है। द सम ऑफ हुज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, इस बार देखो टर्म का हिंट दिया है, भले ही सम बोला है, लेकिन सम अप टू 20 अप टू 40 ऐसा नहीं बोला है ना, यानी एसएन का हिंट नहीं दिया है, उसने हमें हिंट दिया है सम ऑफ फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, यानी इंडिविजुअल टर्म्स का, है ना। तो ये रहा फर्स्ट। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन हमने एपी में भी किया था, इज 40 एंड द सम ऑफ सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, सेकंड एंड फोर्थ टर्म का समेशन 80 दिया है। तो लो भाई साहब, इस बार भी क्वेश्चन ने दो हिंट दे दिए, भले ही ए आपको नहीं पता, आर नहीं पता, लेकिन दो हिंट है, दोनों को सेम पिछली क्वेश्चन की तरह यूज करेंगे और ए और आर निकालेंगे, बस ए हमें निकालना है। तो गाइज अब सिंपल है, यहां पर भी क्वेश्चन ने टर्म्स 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 बोला है, तो टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में? टर्म्स का फॉर्मूला इन जीपी अभी हमने देखा, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। तो आ जाओ, ये T1 तो बच्चा भी बोल देगा ए, है ना, अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म मतलब ही ए होता है। नाउ T3, तो उस फॉर्मूला में n की जगह बस क्या आ जाएगा? 3। ए हमें नहीं मालूम, आर हमें नहीं मालूम, लेकिन n माइनस वन, तो उसके जगह कौन आ जाएगा? 3 माइनस वन, यानी 2। 3 माइनस वन इज 2। अगेन T2 भी ए एज इट इज, आर एज इट इज, यहाँ पे n के जगह 2 माइनस वन 1 आएगा, रेस टू पावर 1 लिखो ना लिखो चलता है, एंड ए इंटू आर रेस टू, यहाँ n की जगह कितना आ जाएगा? 4 माइनस वन 3। ठीक है गाइज, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल ए कॉमन ले रहा हूं यहां से, ए यहां पर भी, ए यहां पर भी, क्या बचा? 1 प्लस आर स्क्वायर इज 40। यहाँ देखो ए तो है, लेकिन एक आर, कम से कम एक आर दोनों जगह है, तो मैं इस बार ए आर कॉमन ले रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ ए कॉमन लेने जैसा था, यहाँ ए और आर दोनों कॉमन लेने जैसा है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर। देखो ए बाहर आ गया, आर भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 1, और यहाँ पे ए तो बाहर गया, 3 आर में से एक आर बाहर गया, बचा आर स्क्वायर। गाइस अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखो तो क्या करने से चीजें आसान होगी? सिंपल डिवीजन। इनफैक्ट ये भी याद रखो, जब एपी में दो इक्वेशन बनते हैं ना, तो वो ऐड सब्ट्रैक्शन से सॉल्व होंगे। एपी में जब भी दो इक्वेशन बनेंगे वो ऐड सब्ट्रैक्शन से सॉल्व होंगे, लेकिन जीपी में जब दो इक्वेशन बनते हैं वो डिवीजन से सॉल्व होंगे। क्यों? सिंपल रीजन है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। एपी में क्या होता था? ए प्लस डी इज इक्वल टू समथिंग,
a प्लस 4d इज इक्वल टू समथिंग, यानी यहाँ पे वेरिएबल के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था, एडिशन सब्ट्रैक्शन रहता था, और उसको सेटल करने के लिए हम फिर से सब्ट्रैक्शन एडिशन ही करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के रूल के मुताबिक। लेकिन यहाँ वेरिएबल के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन को सेटल करना है तो डिवीजन करो। तो गाइस हमेशा याद रखो, मतलब ये आज आप एज अ रूल भी याद रख लो तो चलेगा, कि जब भी एपी में इक्वेशंस बनते हैं तो वो सॉल्व करने के लिए हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमने पिछले क्लास में देखा था कल वाली। लेकिन जब भी जीपी में इक्वेशंस बनेंगे आप इनमें हमेशा डिवीजन करो, चीजें आसान हो जाएगी। फिर डिवीजन कैसे भी करो, इक्वेशन 1/2 करो या 2/1 करो। मैं 2/1 कर लेता हूँ। 2/1 यानी 2 का एलएचएस अपॉन 1 का एलएचएस। देखो 2 का एलएचएस क्या है, ये पूरा है ना, डिवाइडेड बाय 1 का एलएचएस है पूरा। सो 2 का एलएचएस अपॉन 1 का एलएचएस। जैसे आप जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो दो इक्वेशन में तो एलएचएस प्लस एलएचएस करते हो इज इक्वल टू आरएचएस प्लस आरएचएस करते हो। सब्ट्रैक्शन रहा तो एलएचएस माइनस एलएचएस करते हो इज इक्वल टू आरएचएस माइनस आरएचएस करते हो। उसी तरह अगर डिवीजन है तो एलएचएस अपॉन एलएचएस करो इज इक्वल टू आरएचएस अपॉन आरएचएस करो, है ना। फिर किसी भी इक्वेशन को पहले लिखो, वो डजेंट मैटर, लेकिन जिसका एलएचएस पहले लिखोगे आरएचएस भी उसका ही न्यूमरेटर में लिखो, जिसका एलएचएस डिनोमिनेटर में लिखोगे आरएचएस भी उसी का डिनोमिनेटर में लिखो। जैसे यहां मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2/1, आप 1/2 भी करोगे आंसर दोनों का सेम आएगा। मैं इक्वेशन 2/1 कर रहा हूं, सो इसलिए 2 का एलएचएस अपॉन 1 का एलएचएस, तो मैंने 2 का ऊपर लिखा इसलिए इज इक्वल टू 2 का आरएचएस, आरएचएस भी 2 का पहले लिखूंगा अपॉन 1 का। छोटी छोटी बातें 99% बच्चों को पता होती है, बट वो 1% भी बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए मैंने बताया, ठीक है। बाकी लोग इग्नोर कर सकते हो। तो भाई सिंपल है, 2/1 तो एलएचएस अपॉन एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस अपॉन आरएचएस। अब देखो ए से ए कटा, 1 + r² आपस में लड़ झगड़ कर शहीद, तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ आर, एंड 80/40 2। देखो भाई साहब आर इतना इजीली मिल गया, आर इतना इजीली मिल गया। अब आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखो, हालांकि ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने, उन 10% बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जिनको ये थोड़ा सा टफ जाता है। बाकी ये तो ओरली मन ही मन हो रहा है कि देखो यार यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, कट जाएगा, यहाँ पे 1 + r² है, यहाँ पे 1 + r² कट जाएगा, बचेगा क्या, आर, एलएचएस में बचेगा आर इज इक्वल टू 80/42। अगर मैं ये अपॉन ये ले रहा हूँ तो मन ही मन काट सकता हूँ ना, ए कटा, 1 + r² कटा, बचा क्या, r/1 यानी कि r इज इक्वल टू 80/42 ओरली, ठीक है। तो गाइज आर मिल गया। अब आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखो, मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ आर की वैल्यू, मैं फर्स्ट इक्वेशन में, आप सेकंड में भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा। ए 1 + r², आर कितना है 2, उसका स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 40, ये कितना हुआ 5, तो 5 ने 40 को डिवाइड कर दिया, ए कितना मिला 8, और यही तो हमें निकालना था, अरे यही तो हमें निकालना था गाइस, ए इज इक्वल टू 8। कम का एकदम इजी पीजी। ऐसे ही क्वेश्चन हमने एपी में देखे थे, बट वो बेशक वो एपी के रूल को फॉलो करते हुए थे, लेकिन तरीका पैटर्न सेम था। ये जीपी के फॉर्मूला को यूज किया लेकिन पैटर्न वही है। कम ऑन गाइस, एबीसी आर इन जीपी, ऐसे क्वेश्चन भी हम एपी में देख चुके हैं। जब भी एबीसी एपी में मैंने कहा भी था वेरिएबल का क्वेश्चन, मेजोरिटी स्टूडेंट डरेंगे, छोड़ेंगे, उनको लगेगा शो दैट प्रूव दैट, ना, सिर्फ अपना थोड़ा सोच बदलो। यहाँ एबीसी अगर आपको जीपी में बोला है, अपना अप्रोच बदलो। तो हम कन्वेंशनल अप्रोच शो दैट प्रूव दैट से ना सोचते, हम क्या सोचेंगे कि भाई हिंट एबीसी कौन है, ऐसी है वही कोई अननोन वेरिएबल है जिसका हिंट क्वेश्चन ने हमें दे दिया है कि वो जीपी फॉर्म कर रहे हैं, तो हम ऐसे 3 वैल्यूज एज्यूम करेंगे जो जीपी में है। जैसे यही एबीसी एपी में था कल वाले सेशन में, तो हमने 1 2 3 लिया था कॉमन डिफरेंस। इस बार एबीसी जीपी में मैंने 1 2 4 ले लिया कॉमन रेशो, देखो रेशो कॉमन है, तो आप 1 2 4 के अलावा और कुछ लेना चाहो ले सकते हो, बस मेक श्योर कि रेशो कॉमन रहे। आप 3 6 12 ले सकते हो, आप 8 24 और 72 ले सकते हो, जहाँ पे 3 3 का रेशो रहेगा। मैंने हमेशा कहा है कि याद रखना कैलकुलेशन आपको ही करना है, तो ऐसी वैल्यूज लो जो आपके कंफर्ट जोन में हो, यानी कैलकुलेशन फास्ट कर सको। तो यार अब जहां जहां वो उसने एबीसी जीपी में बोला, मैंने अपना एबीसी मान लिया 1 2 4। अब वो जहां पर भी हमें b² + c² - c a² + b² इज गिवन बाय, तो जहां पर भी वो हमें a बोलेगा, मैं क्या लिखूंगा 1, b के जगह 2, c के जगह 4, खत्म। तो a 1, b² यानी 2², c² यानी 4² -c यानी 4, 1² यानी a² यानी 1² एंड b यानी 2²।
बस रिस्पेक्टिव एबीसी के जगह हमने 1 2 4 लिखा, अब इसको सॉल्व कर लो। 1 एज इट इज, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 4 एज इट इज, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 16 20 इंटू 1 20, माइनस 1 प्लस 4 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 20 0, शून्य। 0 इज द आंसर गाइस, 0 इज द आंसर। चमका। और इसलिए नहीं कि मैंने 1 2 4 लिया, मैंने कहा ना आप कुछ और लेके देखो, 3 6 12, रखो एबीसी की जगह वो वैल्यूज, सब चीजें कट वुट के आंसर 0 ही आएगा। ये होती है ऐसे क्वेश्चन की ब्यूटी। अननोन वेरिएबल है तो डरना नहीं है, इसको इनफैक्ट और इजीली कर सकते हो, बस अप्रोच बदलो। और अप्रोच क्या? अजम्पशन अप्रोच। तो चलो ये क्वेश्चन में वो चीज फिर से अप्लाई करेंगे। और ये क्वेश्चन में दोनों चीजें दी है, ए बी सी आर इन एपी। तो भाई साहब ए बी सी एपी में बोल दिया है, एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो अब आपको पता है एपी में कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बोल दिया आपको, है ना। तो कोई टेंशन नहीं गाइस, बस अगर अप्रोच अजम्पशन वाला है तो कोई टेंशन नहीं, ट्रेडिशनली सोचोगे तो बहुत टेंशन है। तो एबीसी एपी में ऐसे 3 वैल्यू एज्यूम करो भाई साहब जो कॉमन डिफरेंस रख रहे हो, तो 1 2 3। एक्स वाई जेड जीपी में ऐसे 3 वैल्यू एज्यूम करो जो कॉमन रेशियो रख रहे हो, 1 2 4। ऐसे उसने कहीं भी नहीं बोला है कि ए और एक्स कभी इक्वल नहीं हो सकते, बी और वाई कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हम इक्वल भी ले सकते हैं, आपको नॉन इक्वल लेना है नॉन इक्वल भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो हमने इक्वल लिया, आप अनइक्वल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेक श्योर कि जब एबीसी लोगे डिफरेंस सेम दिखना चाहिए, ये चीज फॉलो होनी चाहिए। और जब एक्स वाई जेड लोगे तो रेशो सेम दिखना चाहिए, क्योंकि वो जीपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगेन मेरा फेवरेट एपी तो 1 2 3 है, मेरा फेवरेट जीपी 1 2 का 4 है ना। तो 1 2 4 मैंने ले लिया। अब जहां जहां मुझे एक्स वाई जेड दिखेंगे मैं 1 2 4 रखूंगा, जहां एबीसी दिखेंगे 1 2 3 रखूंगा, और इसको सॉल्व करूंगा। एक्स 1 रेस टू बी माइनस सी, बी कौन है 2, सी है 3, इंटू वाई 2, सी माइनस यानी 3 माइनस 1, जेड 4, ए माइनस बी 1 माइनस 2। हो गया यार, देख लो। 1 रेस टू माइनस 1, 2 रेस टू 2, and 4 raised to minus 1. Guys, 1 raised to anything is what? 1. 1 raised to anything is 1 raised to any real number is what? 1. 2 square is 4. एंड 4 रेस टू माइनस 1, यार 4 रेस टू माइनस 1 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन 4 रेस टू प्लस 1। ये हमने इंडाइसेस का रूल देखा था। अगेन सर्च इंडाइसेस, ए रेस टू माइनस एम कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ए रेस टू प्लस एम। टेस्टेड एंड प्रूवन। जब भी कोई निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, बेस का रेसिप्रोकल ले लो, आपको क्या मिलता है? निगेटिव पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्टेड। तो या बेस ए है, अगर मैंने उसका रेसिप्रोकल ले लिया 1 बाय ए, तो ये माइनस एम क्या बन जाएगा? प्लस एम। सेम उसी तरह 1 रेस टू एनी रियल नंबर 1, 2 स्क्वायर 4, एंड 4 रेस टू माइनस 1 यानी ए रेस टू माइनस एम के फॉर्म में है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से? 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 4 रेस टू प्लस 1 हो गया। तो ये 4 और ये 4 कटा ना, 4 रेस टू 1 मतलब क्या? 4 ही होता है, 4 4 कटा, 1 इज द आंसर। 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इज द आंसर। समझा गया कितना इजी था? अननोन वेरिएबल, एक नहीं दो नहीं 6 6, एपी जीपी हर चीजें थी इसमें, लेकिन फिर भी आसान, अजम्पशन अप्रोच। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो गाइज अब देखो सम अप टू इन्फाइनाइट टर्म, मैंने आपसे कहा भी था एक कंसेप्ट इसमें आप नया देखोगे जो एपी में नहीं था। सम अप टू एन टर्म्स वहां देखा, यहां भी देखा, लेकिन सम अप टू इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट मतलब ये वर्ड को समझते हो ना? इनफाइनाइट मतलब इतनी टर्म्स की जो हम आज तक काउंट नहीं कर पाए। और ऐसे सीक्वेंस में अगर आपको सम लेना है तो एपी में पता है गाइस, एपी एक तो क्या होती है? इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी मतलब क्या? जो बढ़ रही है, डिफरेंस पॉजिटिव है। या फिर डिक्रीजिंग एपी मतलब क्या होती है? या डिफरेंस निगेटिव है, घट रहा है। यार ऐसे एपी में अगर आप सम अप टू इनफाइनाइट टर्म, उतने टर्म तक सम लोगे जो काउंट भी नहीं कर सकते, टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स काउंट भी नहीं कर सकते, और उतने टर्म का समेशन लोगे तो वो डेफिनेटली इन्फिनिटी ही आना है, वो डिटरमाइन होना ही नहीं है। ये अगर निगेटिव भी है ना, बस इतना 3 4 वैल्यू पॉजिटिव आ गया, अब ये निगेटिव होना शुरू हुआ। निगेटिव कहाँ तक जाएगा? टिल इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक, जो हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसका भी समेशन क्या आना है? माइनस इन्फिनिटी आना है। इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन डेटा। ये हो गया नॉट क्या बोलेंगे इसको, डिफाइंड है ना, डिफाइंड नहीं है ना यहाँ। एडिक्वेट नहीं बोलेंगे हम, एडिक्वेट वर्ड गलत है, डिफाइंड। यस, डेटा डिफाइंड ही नहीं है। इन्फिनिटी क्या आज तक किसी ने डिफाइन नहीं कर पाया, है ना। जीरो की तो भी खोज हो गई थी, लेकिन इन्फिनिटी की खोज आज तक नहीं हो पाई है। तो सिंपल है गाइज, यहाँ पे अगर एपी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, ये कंसेप्ट मैंने आपसे कहा था जीपी में ही क्यों होता है, मैं पहले उसका रीजन बता रहा हूँ। अगर मैं एपी इंक्रीजिंग भी लूँ, एपी डिक्रीजिंग भी लूँ,
यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस वाली, निगेटिव डिफरेंस वाली, स्टिल अगर इनफाइनाइट टर्म, उतने टर्म तक जो हम काउंट नहीं कर सकते, वहां तक अगर हमें उन्हें सम करना है, ऐड करना है, अप टू 50 टर्म, अप टू 100 टर्म, अप टू 500 टर्म, समझ गए, हो जाएगा, फॉर्मूला है हमारे पास एसएन का। लेकिन अप टू इनफाइनाइट टर्म जो हम काउंट भी नहीं कर सकते, वहां तक ऐड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी ही आने वाला है, यानी नॉट डिफाइंड ही आने वाला है। निगेटिव के लिए माइनस इन्फिनिटी ही आने वाला है, और इसलिए एपी में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। और अगर एपी में बाय चांस क्वेश्चन उसने पूछ भी लिया ना, ट्विस्ट के दम पे, है ना, या फिर आपको कंफ्यूज करने के दम पे उसने पूछ भी लिया, तो रैंडम कुछ भी अपना फॉर्मूला मत बना देना वहां पे, या जीपी का एपी में फॉर्मूला मत डाल देना। सीधा एक ऑप्शन होगा, डेटा नॉट डिफाइंड, उस पर टिक कर देना, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो एपी में भाई सम अप टू इन्फिनिटी हम निकाल ही नहीं सकते। सम अप टू इन्फिनिटी एपी में निकल ही नहीं सकता। एक तो वो इन्फिनिटी ही आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा अगर डिक्रीजिंग है तो, इसी को हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड या कैनॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन जीपी में गाइस, जीपी में भी अब आप बोलोगे सर अब जीपी भी देखो ये है, अब इसको भी हम वहां तक लिखेंगे जो इनफाइनाइट टर्म्स तक है, जो हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो इनका समेशन भी हम कैसे काउंट करेंगे? बेशक नहीं कर सकते, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो सर फिर जीपी में भी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहा है, जीपी में कर रहा है, लेकिन उसके लिए बस एक स्पेशल जीपी होती है, जैसे कि ये वाली 8 4 2 1 1/2 1/4। पहले तो मानते हो ये जीपी है? यस, क्योंकि यहाँ कॉमन रेशियो, रेशियो कैसे निकलेगा? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस 1/2, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस 1/2, तो यस यस ये जीपी है विद द कॉमन रेशियो ऑफ 1/2। तो सर यहाँ एग्जिस्ट करेगा? यस बिल्कुल करेगा। ऐसा क्यों? सिंपल है, ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो समझो कि वो एग्जिस्ट कब कब करेगा। ये जीपी में वो फेल हो रहा है, हाँ, ये भी जीपी है, लेकिन हाँ अगर इसको आप लिखते जाओ, इतनी बड़ी टर्म आते जाएंगी, और इन्फाइनाइट इन्फिनिटी तक तो हमें पता ही नहीं कितना क्या हो जाएगा, और उन सबको ऐड हम कर ही नहीं सकते, तो इसका आंसर हम क्या बोल देंगे? डेटा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बराबर। लेकिन ये जीपी को अगर मैं हटा दूं, ये जीपी लूं, तो मेरा आंसर आ सकता है। इसका मतलब ये जो सम अप टू इंफिनिटी है गाइस, सुनना, ये जो सम अप टू इंफिनिटी कंसेप्ट है, इन जीपी में ही होगा सबसे पहले तो। एपी तो मैंने अभी आपको बताया होगा ही नहीं, पॉजिटिव एपी हो या निगेटिव एपी, जीपी में ही होगा। लेकिन जीपी में भी सिर्फ कहा होगा, जीपी में भी वो होगा सिर्फ तब, सुनना, तब जब आर ये -1 टू +1 के बीच में है। तो वैल्यू ऑफ आर जो है वो -1 टू +1 के बीच में है, मतलब एग्जैक्ट -1 भी नहीं, एग्जैक्ट +1 भी नहीं, उसके बीच में। आप ऐसा भी बोल सकते हो -1 से बड़ा और 1 से छोटा। ये रेंज, ओनली फॉर दिस रेंज ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, ओनली फॉर दिस रेंज। तो गाइस बाकी तो एपी में तो सब जगह फेल है, जीपी में भी सब जगह फेल है एक्सेप्ट दिस रेंज। जब जब आर की वैल्यू, जैसे मैंने यहां कहा, यहां फेल है क्योंकि यहां आर कितना है? 2 है, 2 है, 2 है, जो कि इस रेंज में आता है। ये रेंज क्या है? -1 से आर बड़ा चाहिए लेकिन 1 से छोटा चाहिए, यानी इन बिटवीन -1 टू +1। एग्जैक्ट -1 भी नहीं, मैंने लेस देन इक्वल टू कहीं भी नहीं बोला है। कंपलसरी क्या बोला है? कंपलसरी लेस, -1 शुड बी लेस देन 1 आर, एंड आर शुड बी लेस देन 1, है ना। तो ये रेंज, आर जो है -1 से बड़ा, आर जो है 1 से स्ट्रिक्टली छोटा, स्ट्रिक्टली इक्वल भी नहीं। तो जब भी -1 टू +1 के बीच में आर है, ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ मतलब आर अगर मान लो 0.5 है, 0.7 है, माइनस पॉइंट 0.5, 0.7, -0.8, -0.5, 0.6, ये सारे आर के लिए एग्जिस्ट करेगा। और इनफैक्ट ये जीपी में इसलिए तो कर रहा है ना, ये जीपी में क्यों कर रहा है गाइस? क्योंकि यहाँ आर कितना है? 1/2, 1/2, तो आर 1/2 मतलब ही क्या होता है? 0.5। अच्छा, तो सिर्फ इस रेंज में करेगा? यस। तो कैसे करेगा सर? फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला अब ये रहा, सम अप टू, जैसे सम अप टू एन टर्म्स हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म में एस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके सफिक्स में क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। और उसका सिंपल छोटू सा फॉर्मूला है a/1 - r। ओ हो सर, ये तो एस एन से भी छोटा है। यस, एस एन से भी छोटा है, इतू सा फॉर्मूला है। तो a/1 - r, a मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। देखो ये जीपी में तो होगा ही नहीं यूज, इसलिए इसको छोड़ो, इस जीपी में होगा। इस जीपी में a क्या है? 8, 1 - r, r कितना है? 1/2 मतलब ही 0.5। सो देख लो, 8/1 - 0.5, 0.5, अगर डेसिमल हटाना है तो 80/5, है ना। और ये कितना है? 16। खत्म गाइस, 16 इज द आंसर। इस जीपी को अगर आप इनफाइनाइट टर्म तक ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, इनफाइनाइट टर्म,
तो पता है इसका समेशन कितना है? 16 और ओनली 16। यस सर, यकीन नहीं हो रहा है। आप बात कर रहे हो इसको हम इनफाइनाइट टर्म तक ऐड करेंगे और सिर्फ 16 समेशन। यस, देखो गाइस, बिलीव नहीं हो रहा है, देख लो। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 0.5 15.5, 15.5 प्लस ये मतलब क्या होता है 0.25, 15.75, 15.75 आगे क्या आएगा 1/8 यानी 0.125, 15.75 प्लस 0.125 15.875। मतलब देख रहे हो आप, यहां तक तो फटाक से 15 हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है 15.5, 15.75, 15.875, 15.15, आगे एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप एक टर्म ऐड करोगे आंसर आएगा 15.99, फिर और ऐड करोगे 15.999 और ऐड करोगे 15.9999। जितनी टर्म्स ऐड करते जाओगे आगे इनफाइनाइट टाइम, उतना बार क्या होगा 15.99999999 इनफाइनाइट टाइम। इनफैक्ट गाइज अगर आप इन्फिनिटी तक, समझ रहे पैटर्न, इन्फिनिटी तक टर्म्स ऐड करो तो यह 15.999999 कब तक आएगा? इन्फिनिटी तक, विच इज नियरली इक्वल टू 16। मतलब 16 भी नहीं आ रहा है, ये तो हमारा बड़प्पन है कि हम 15.99999999 टिल इन्फिनिटी को राउंड अप करके क्या लिख रहे हैं, विच इज नियरली इक्वल टू 16। फ्री टाइम में चाहे तो ट्राई कर लेना संडे के दिन इसी सीक्वेंस की 200 टर्म ऐड करते रखना, है ना। आपको 15.9 वो वाला पैटर्न दिख जाएगा। एक टर्म ऐड हो रही है आगे एक 9 ऐड हो रहा है, एक टर्म ऐड हो रही है आगे एक 9 ऐड हो रहा है। तो 15.9999 टिल इन्फिनिटी विच इज नियरली इक्वल टू 16। आ रहा है 16 भी क्रॉस हो रहा है नहीं, पर ये तो हमें पता ही है ना कि 15 पॉइंट इतना टाइम्स 9 को हम अप्रोक्सीमेटली 16 बोल सकते हैं, इतना तो अलाउड है, इसको हम नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे। समझा गाइस? तो यही एक कंसेप्ट है जीपी का एकमात्र जो आपका अलग है एपी से। एपी में तो सम अप टू इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने देखा पॉजिटिव है निगेटिव प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दोनों केस में नॉट डिफाइंड। जीपी में भी जब आर की वैल्यू इस रेंज के अलावा कुछ भी हो तो नॉट डिफाइंड। लेकिन जब इस रेंज में हो जैसे कि 0.5 0.6 0.8 -0.7 -0.8 -0.5, तो आप ये निकाल सकते हो यूजिंग इत्तू सा फॉर्मूला, ए यानी फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर, जो आंसर आपको दे देता है टर्म का। गाइस बस इसी लॉजिक पे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। देखो, अ मैन रिसीव पेंशन स्टार्टिंग विद ₹100, 100 से उसको पेंशन स्टार्ट हुई है फॉर द फर्स्ट ईयर। ईच ईयर ही रिसीव 90% ऑफ व्हाट ही रिसीव द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट ईयर में उसको 100 रुपए की पेंशन मिली और हर अगले ईयर में उसको कितना पेंशन मिल रहा है? 90% ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी पहले साल अगर 100 मिली है तो सेकंड ईयर कितना मिलेगा? इसका 90% यानी 90। प्रीवियस ईयर ना, तो प्रीवियस को 100 उसका 90। अब थर्ड ईयर क्या मिलेगा? इसका 90% 81। समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे अब थर्ड के लिए प्रीवियस कौन है? सेकंड, उसका 90%। यहाँ क्या मिलेगा? इसका 90% 72.9 एंड सो ऑन। तो गाइस देख रहे हो ये क्या फॉर्म हो रहा है? ये फॉर्म हो रहा है जीपी विद द कॉमन रेशियो 90/100 9/10, 81/90 9/10। मतलब कॉमन रेशियो कितना है? 9/10, मतलब ही 0.9। तो देखो आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम टोटल अमाउंट। टोटल मतलब ही अपने आप में क्या होता है? समेशन। टोटल मतलब ही क्या होता है अपने आप में? समेशन। सो फाइंड मैक्सिमम टोटल अमाउंट यानी समेशन ही कैन रिसीव इवन इफ ही लीव्स फॉर एवर। अरे बाप रे, सबसे बड़ा फोकस इस वर्ड पे जाना चाहिए। तो भाई एक इंसान है जिसकी पेंशन स्टार्ट हुई है पहले साल 100 रुपया, और आगे आने वाले हर साल क्या होता? जस्ट प्रीवियस ईयर, आने वाले हर साल में जस्ट प्रीवियस ईयर का 90%। जैसे यहाँ 100, इसका 90% नेक्स्ट ईयर में, इसका 90% नेक्स्ट ईयर में, तो उससे ये जीपी बन गई है ना, विद द कॉमन रेशियो ऑफ 9/10 यानी 90%, 0.9। समझ रहे हो? बट क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? फाइंड मैक्सिमम टोटल अमाउंट यानी समेशन तब तक जब तक वो जिएगा, और जिएगा कब तक है? फॉर एवर, सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए, है ना। तो गाइज मतलब वो जीने कितने वाला है? अरे वो जीने ही जीने वाला है टिल इनफाइनाइट ईयर्स। क्वेश्चन ने यहाँ पहली बात तो कहीं पर भी जीपी नहीं बोला। ये तो आपने क्वेश्चन का मतलब समझा 90%, 90% कॉमन मल्टीपल हो गया ना, ये प्रीवियस ईयर का 90% यानी 0.9 से मल्टीप्लाई। तो कॉमन मल्टीपल मतलब ही कॉमन रेशियो हो गया, जीपी बन गया। अब ये जीपी में भी समेशन का फॉर्मूला ये हमें कहाँ से पता चला? फाइंड मैक्सिमम टोटल अमाउंट उसने जब बोला, तो समेशन का फॉर्मूला ये हमें यहाँ से समझ गया। इंडिविजुअल टर्म का होता तो क्या पूछता क्वेश्चन? फाइंड हीज पेंशन आफ्टर, या फिर एट द टाइम ऑफ 78th ईयर, फाइंड हिज पेंशन एट द टाइम ऑफ 83rd ईयर, फाइंड हिज पेंशन एट द टाइम ऑफ 86th ईयर।
है ना। तो जब वो एस से इंडिविजुअल ईयर का पूछता तो हम टीएन लेते हैं, क्योंकि टीएन मतलब इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, ये हम बार बार बोल रहे हैं। जब वो बोल रहा है टोटल, तो टोटल में भी दो तरीके से पूछ सकता है, फाइंड हिज मैक्सिमम टोटल अमाउंट इफ ही लिव्स फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। अगर ऐसा बोलता तो वो एसएन बन जाता, नेक्स्ट 50 ईयर यानी समेशन अप टू 50 टर्म। फाइंड हिज टोटल मैक्सिमम अमाउंट इफ ही लिव्स फॉर नेक्स्ट 70 ईयर, तो ये हो जाता S70। इवन इफ ही लिव्स फॉर नेक्स्ट 90 ईयर, तो ये हो जाता S90। जब क्वेश्चन उसका आगे कितना जीने वाला है ये मेंशन करता, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 90 साल, तो ये समेशन का फॉर्मूला बनता था जीपी में एसएन वाला, एसएन। लेकिन गाइस जैसे उसने बोल दिया मैक्सिमम टोटल अमाउंट, जीपी तो बन गया था मैक्सिमम टोटल अमाउंट यानी समेशन, और वो भी इवन इफ ही लिव्स फॉरएवर। फॉरएवर मतलब क्या, हमेशा हमेशा के लिए, यानी इन्फिनिटी। तो गाइस ये बन गया उसका फॉर्मूला। और गाइस क्या ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ये वैलिड है? यस, क्योंकि मैंने कहा ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, सिर्फ जीपी पे, वो भी कब, जब -1 से बड़ा और 1 से छोटा आर रहेगा। तो यस, ये जो 0.9 आर है वो इसी रेंज में आता है, 0.9 1 से छोटा या -1 से बड़ा है। तो यस, ए क्या हुआ, 100 यानी फर्स्ट टर्म, 1 माइनस 0.9, 100, 0.1, 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000/1, 1000/1 मतलब ही क्या, 1000, खत्म। मतलब अगर वो 100 रुपए पहले साल और हर साल 90% ऑफ प्रीवियस होता गया, तो अगर वो हमेशा हमेशा के लिए भी जीता रहा फॉर एवर, तो भी वो 1000 रुपए कमाएगा। इनफैक्ट हमें पता है कि वो 1000 भी नहीं आता, वो क्या आएगा, 999.9999999, जो हमारा बड़ा दिल उसको 1000 दे देगा। ठीक है, सो 1000 इज द आंसर गाइस। चमका तो इजी कंसेप्ट है यार, बस नया कंसेप्ट था इसलिए इतना एक्सप्लेन किया। चलो गाइस, अब मैंने कहा था हमें मेजॉरिटी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो है एपी और जीपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का बस मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, और वो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं आपको खुद को समझ जाएगा, क्योंकि इसका खुद का कोई बेसिकली नया रूल है ही नहीं, ये पूरी तरह एपी पे डिपेंडेंट है। क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, जैसे मैंने कहा, एपी मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, जीपी मतलब क्या, कॉमन रेशो। पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन किस सीक्वेंस को बोलेंगे, हर वो सीक्वेंस जिसके नंबर्स का रेसिप्रोकल लेने के बाद हमें एपी मिले, देन दैट ओरिजिनल सीक्वेंस, दैट पेरेंटल सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम प्यार से बोल देंगे एचपी। बट गाइज, एचपी का खुद का डेफिनेशन नहीं है, एचपी पूरी तरह किसके रूल पे गई, एपी के। तो एचपी का मतलब, बस मैं क्यों समझा रहा हूं, कभी कभार ऑप्शन में एचपी मेंशन होता है, ऑप्शन में एचपी मेंशन होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल है गाइज, एचपी हम किसको बोलेंगे, मान लो हर वो सीक्वेंस, देखो जैसे ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, पता है ये एचपी है। क्यों एचपी है सर, देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस है नहीं, इसका मतलब चेक कर लो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आएगा। कॉमन रेशियो है नहीं, मतलब ये एपी नहीं, जीपी नहीं, बट ये एचपी है। क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा है कि एचपी का डेफिनेशन क्या होता है, कि हर वो सीक्वेंस जिसके हर टर्म का अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ, जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/3 का 3, 1/4 का 4, 1/5 का 5, 1/6 का 6, तो हर वो टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर बदले में मेरे को एपी मिल रहा है, कंपलसरी एपी है, जीपी नहीं चलेगा, अगर बदले में मेरे को एपी मिल रहा है, तो देन दैट ओरिजिनल सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एचपी, दैट पेरेंटल सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एचपी। चमका गाइस, ये ना एपी थी ना जीपी थी, बट ये एचपी थी। कैसे समझा, क्योंकि इसके हर टर्म का रेसिप्रोकल लिया और बदले में देखो मेरे को एपी मिला, कॉमन डिफरेंस, बदले में मेरे को एपी मिला, तो ये एचपी है, खत्म, इतनी सी डेफिनेशन है एचपी की। तो ये समझाया इसलिए मैंने आपको, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ऑप्शन में मेंशन होता है एचपी, तो आपको ये ना कंफ्यूज हो जाए कि यार ये एचपी है कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। एपी तो देख लेंगे डिफरेंस सेम है कि नहीं, जीपी तो देख लेंगे रेशियो सेम है कि नहीं, एचपी कैसे पता चलेगा। तो भाई कोई टेंशन नहीं, उस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल, किसका, सारे टर्म्स का, सारे इंडिविजुअल टर्म्स का रेसिप्रोकल लेना, अगर आपको ये एपी मिल जावे तो वो डेफिनेटली ओरिजिनल सीक्वेंस एचपी है। ठीक है, मान लो अगर ऐसा कुछ होता, 1/3, 1/8, 1/13, 1/18 कर लो, ये इनका ना डिफरेंस सेम है ना रेशियो सेम है, लेकिन इसके हर टर्म का अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ, 3, 8, 13, 18, तो ये क्या बना रही है, एपी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 5, 5, 5। तो अगर ये एपी बन रही है, देन ओरिजिनल इज व्हाट, एचपी, खत्म। ठीक है, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। आपको बोल दिया एबीसी आर इन एपी, अगेन अगर एबीसी एपी में बोल दिया और ऐसे क्वेश्चन से कैसे निपटना है मैंने बोल दिया आपको, विद अजम्पशन अप्रोच। तो मैं एबीसी ले लेता हूँ 1 2 3, तो आपको बोला है देन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी प्लस सी, बी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी प्लस ए, सी स्क्वायर। बाकी एचपी के लिए ज़्यादा दिमाग, फाउंडेशन लेवल पे तो भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं,
ओमेट के लिए तो भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एचपी के लिए एपी और जीपी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यस गाइज, एपी उसने बोल दिया एबीसी एपी में, तो तुरंत मैंने अपने फेवरेट एपी ले लिया 1 2 3। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है तो बताओ ये 3 टर्म, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म आर इन, और ऑप्शन देखो क्या है, एपी जीपी एचपी। तो आपको कम से कम एचपी है कि नहीं वो भी समझ जाएगा। सिंपली जो भी सीक्वेंस आएंगी उसके टर्म्स का, अगर वो एपी नहीं दिख रही है वो जीपी नहीं, पहले तो आप एपी जीपी चेक करोगे, अगर वो दोनों नहीं दिख रही है तो उसके हर टर्म का रेसिप्रोकल लोगे, अगर वो एपी बनेगा तो आप बोल दोगे ओरिजिनल एचपी है, अगर वो एपी नहीं बनेगा तो आप बोल दोगे ओरिजिनल कुछ नहीं है, नन ऑफ दिस। एपी तो था नहीं, जीपी तो था नहीं, एचपी भी ट्राई कर लिया, अगर एचपी आया तो टिक करो, नहीं आया तो नन ऑफ दिस बोल दो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया एचपी होता क्या है। कम ऑन गाइस, तो अब ए के जगह 1 स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर के जगह 2 स्क्वायर 3 प्लस 1, एंड सी स्क्वायर के जगह 3 स्क्वायर 1 प्लस 2। बस सॉल्व कर लो। 1 स्क्वायर 1 होता है इंटू 5, 2 स्क्वायर 4 होता है इंटू 4, 3 स्क्वायर 9 होता है इंटू 3। ये कितना आया 5, ये 16 और ये 27। पहले चेक करो क्या ये एपी है, कॉमन डिफरेंस 11, कॉमन डिफरेंस 11, यस इन दोनों में कॉमन डिफरेंस है तो ये एपी है, बहुत बढ़िया। तो आगे जीपी एचपी चेक भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल गया। कम ऑन गाइस, सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार आपको एबीसी जीपी में बोल दिया, तो एबीसी अगर जीपी में तो ये 1 2 का 4 मेरा फेवरेट जीपी। तो क्वेश्चन ने फिर से ये दिया है टर्म्स और पूछा है बताओ ये किस में है। कोई टेंशन नहीं ओए। तो फर्स्ट टर्म कॉमा सेकंड टर्म कॉमा थर्ड टर्म, वैल्यू रखो ए के जगह 1, बी के जगह 2 स्क्वायर, ए बी यानी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, सी के जगह 4, ये दूसरी टर्म, एंड 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये तीसरी टर्म। कम ऑन, तो ये कितना होगा गाइस, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, नाउ कॉमा 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 4 8, कॉमा 4 16। तो ये देख लो, ये एडिशन 5, ये एडिशन 10, ये एडिशन 20। क्या यहाँ डिफरेंस सेम दिख रहा है, यहाँ 5 का यहाँ 10 का, नहीं, मतलब ये एपी नहीं है। क्या यहाँ रेशो सेम दिख रहा है, यस रेशो इज 2, रेशो इज 2। अगर रेशो सेम है तो डेफिनेटली हम दावे के साथ बोल सकते हैं ये जीपी है, खत्म। अगर रेशो भी सेम नहीं होता तो हम इसका रेसिप्रोकल करते और चेक करते कि ये एपी आ रहा है, अगर आ रहा होता तो इसको एचपी बोलते, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो नॉन ऑफ दिस, है ना, मतलब रैंडम प्रोग्रेशन है। चलो गाइज, एक लास्ट कंसेप्ट देखना है हमें, एक लास्ट कंसेप्ट जो कि अगेन हलवा है, फॉर्मूला बेस्ड है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन वैसे तो आपको पता है, आपने मेरे से ही एवरेजेस टॉपिक पढ़ा है क्वांट 1 में, यानी सिंपल एवरेज जो हमने देखा था वो अरिथमेटिक मीन है। मॉडर्न मैथ्स में ही हमने देखो मीन देखा था इंडिविजुअल सीरीज का, है ना, मीन याद है, मीन मीडियन मोड, इसी प्लेलिस्ट में जस्ट 2 लेक्चर पहले। तो मीन मतलब भी क्या है, अरिथमेटिक मीन, है ना। तो अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद हार्मोनिक मीन। यस, हार्मोनिक मीन ये इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको यहाँ काम नहीं आएगा, भले ही आपको यहाँ इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस, आप में से जिसने भी मेरे साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखा है, खासकर तब जब बंदा ए टू बी जा रहा है S1 की स्पीड से और बी टू ए आ रहा है S2 की स्पीड से, यानी दोनों स्पीड से डिस्टेंस सेम है। जब S1 की स्पीड से गया तो डिस्टेंस A2 B था, जब S2 की स्पीड से आया तो डिस्टेंस B2 है, यानी डिस्टेंस सेम है ना, जो ये होगा वो ये है। तो जब जाने का स्पीड पता है, सेम डिस्टेंस के लिए आने का स्पीड पता है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, यूजिंग हार्मोनिक मीन 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का है। ये सिर्फ हमने स्पीड के रिस्पेक्ट में लिखा है, अब मैं आपको नंबर के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, रैंडम नंबर के। 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। कभी भी मैंने कहा भी था कि स्पीड ऑलरेडी ए टू बी गया है, वो एवरेज स्पीड S1 से, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पिकअप में उसने ए टू बी कवर किया। गाड़ी थोड़ी सी स्लो फास्ट रुक कर चलाकर ऑन एन एवरेज S1 की स्पीड से पहुंचा। स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा कम हुआ था, सिग्नल पे रुका था, ट्रैफिक में स्लो हुआ था, एक्सप्रेस हाईवे पे फुल स्पीड में चलाई थी, यानी ये S1 अपने आप में क्या होता है, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। S2 अपने आप में क्या होता है, एवरेज स्पीड फ्रॉम बी टू ए। और एवरेज का एवरेज कभी भी सिंपल एवरेज से नहीं निकलता, एवरेज का एवरेज कभी भी अरिथमेटिक मीन से नहीं निकलता, है ना। वो कैसे निकलता है, हार्मोनिक मीन, और वो उसका फॉर्मूला है ना। ये बात हमने वहां की थी, बस मैंने अभी आपको रिवाइज कराई, उसके डिटेल में हमें नहीं जाना है, जिसको वो सब पढ़ना है अगेन इसी चैनल पे आपको अरिथमेटिक की मेरी प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस मस्त पढ़ लोगे आप। चलो गाइस, एनीवेज, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मान लो 2 नंबर है, कोई भी रैंडम नंबर,
है ना, और उसमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन का सिंपल फॉर्मूला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले, अरिथमेटिक मीन मतलब ही सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज कैसे निकालते हो? जितने भी एलिमेंट है उनका एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, या दो एलिमेंट है उनका एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2। अगर वही दो एलिमेंट है ए एंड बी, उनमें हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा रूट में ए इंटू बी। और वही दो एलिमेंट है ए एंड बी, उसमें हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? अभी मैंने आपको बताया 2ab अपॉन ए प्लस बी। सिर्फ अभी मैंने आपको क्या बताया? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, है ना। अब ये रैंडम नंबर है ए और बी, उनका ये रहा फॉर्मूला। तो गाइस किसी भी दो नंबर का हार्मोनिक मीन निकालने का ये रहा फॉर्मूला, जिसका यूज आपको एवरेज स्पीड में होता है ना। किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का ये रहा फॉर्मूला, और अरिथमेटिक मीन निकालने का ये रहा फॉर्मूला। अरिथमेटिक मीन यानी सिंपल एवरेज। बस यहाँ नई चीज क्या सीखी? ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना है कोई दो नंबर का, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है रूट ए इंटू बी। चमका गाइस? रूट ए इंटू बी। तो यस, आपको अगर ये पता चल गया, इनफैक्ट पता है ये अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ये क्या करते हैं? अब अगर आप किसी भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि ये अरिथमेटिक मीन का जो भी वैल्यू है, अगर आप वो इन दोनों नंबर के बीच में लिख लो, तो ये सीरीज क्या बन जाएगी? एपी विद द कॉमन डिफरेंस। ज्योमेट्रिक मीन में भी वही है, अगर वही दो नंबर के बीच में आप ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू लिख दो, तो ये सीरीज क्या बन जाएंगी? जीपी विद द कॉमन रेशियो। और सेम हार्मोनिक मीन, अगर वही दो नंबर के बीच में आप उसके हार्मोनिक मीन की वैल्यू लिख दो, तो ये क्या बन जाएंगी? एचपी। ये बन जाएगी एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे बना? किसी भी दो नंबर का एम जीएम एचएम निकाल लो, और बस उन दो नंबर के बीच में वो रिस्पेक्टिव वैल्यू रख दो। जैसे आप इन दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन की वैल्यू रखोगे, ये एपी बन जाएगी। इन दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन की रखोगे, जीपी बन जाएगी, और सेम एचपी बन जाएगी अगर हार्मोनिक मीन रखोगे तो। ज़्यादा फोकस हमें फिलहाल, मैंने कहा ना, अगर फाउंडेशन की बात करो, ओमेट की बात करो, इस पर करना है। हार्मोनिक पर जितना इंपॉर्टेंट था उसका कंसेप्ट, एचएम का फॉर्मूला जो कि यूज वहाँ होगा एवरेज स्पीड में, वो मैंने आपको बता दिया। तो यस गाइस, देख लो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो वो दो नंबर में लेता हूँ ए एंड बी, वो दो नंबर अगर मैं ले लूँ 4 और 16, ए और बी ले लिया 4 और 16, तो अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा गाइस इस फॉर्मूला से? 4 + 16 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 10। और जैसे मैंने कहा, अगर ये 4 और 16 के बीच में मैं 10 रख दूं, 4 और 16 के बीच में अगर मैं 10 रख दूं, तो देखो ये क्या बनी? एपी बनी ना, विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 6, विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 6। तो इन दो नंबर के बीच में जब मैंने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू रखी, 4 और 16 के बीच में 10 रखा अरिथमेटिक मीन, तो ये एपी बन गई। ये तो मैं आपको समझाना चाहता था। अगर वही दो नंबर हमारे 4 और 16, इस बार मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूँ, तो 4 × 16 जो रूट 64 क्या होता है? 8। तो वही 4 और 16 के बीच में मैं ज्योमेट्रिक मीन रख दूं, तो देखो ये जीपी बन गई विद द कॉमन रेशियो ऑफ 8/4 टू 16/8 2। समझ रहे हो? तो एम जीएम क्या करते हैं? दो नंबर के बीच में जाकर उनको उस सीरीज को एपी जीपी बना देते हैं। सेम एचपी भी, बट उसकी बात हो गई है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस फटाफट से। द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज स्मॉलर बाय 24 देन लार्जर ऑफ द टू नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है अरिथमेटिक मीन कोई तो दो नंबर का, अगेन वो दो नंबर में मान लेता हूँ ए एंड बी। अब क्वेश्चन ने उसमें स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर बोला है, तो मैं ए को मान लेता हूँ स्मॉलर नंबर और बी को मान लेता हूँ लार्जर। सर हमने उल्टा माना तो बिल्कुल चलेगा यार, कुछ भी मानो, आपका अजम्पशन है। मेरा अजम्पशन है मैं ए को छोटा ले रहा हूँ बी को बड़ा, मैं उसके हिसाब से इक्वेशन बनाऊंगा। आपने उल्टा एज्यूम किया होगा तो आप उस हिसाब से बना लेना, फाइनल आंसर सबका सेम आएगा। तो भाई दो नंबर का मैंने मान लिया ए एंड बी, जिसमें स्मॉलर ए लार्जर बी। तो उन दोनों का फर्स्ट कंडीशन क्या दी है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज स्मॉलर बाय 24। स्मॉलर मतलब क्या? कम है, छोटा है, माइनस। बिगर बोला होता, लार्जर बोला होता तो प्लस। स्मॉलर बाय 24, लेकिन किस से? स्मॉलर है 24 से, लेकिन किस से? देन लार्जर ऑफ द टू नंबर, इन दोनों में जो बड़ा है ना उससे। तो इन दोनों में मेरे असम्पशन के हिसाब से कौन बड़ा है? बी, तो बी से। तो गाइस क्वेश्चन ने जो इतनी इनडायरेक्ट बात बोली, उसका सिंपल मतलब क्या है कि इन दो नंबर का अरिथमेटिक मीन वो बड़े वाले से 24 कम है, बड़े वाले से 24 लेस है। समझ रहे हो? आपने बड़ा अगर ए को माना होगा तो यहाँ ए लिख देना, खत्म। ये हुई पहली कंडीशन। द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस टू नंबर क्या? बड़े वाले से, यानी बी, मेरे हिसाब से बी से 24 लेस है। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर, इन्हीं दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड बाय 12। एक्सीड मतलब क्या? ज्यादा है। अभी मैंने कहा एक्सीड मतलब ज्यादा है
बाई 12, लेकिन किसके कंपैरिजन में, देन स्मॉलर ऑफ द नंबर, तो मेरा स्मॉलर कौन है, ए, खत्म। सो फाइंड दिस नंबर्स, खत्म यार। यार आपको याद है नंबर सिस्टम, जिसने मेरे साथ पहले दिन से हो उनको याद होगा, नंबर सिस्टम ने हमें एक टॉपिक पढ़ा था, कंस्ट्रेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, पूरा एक पूरा लेक्चर उस पर लिया था, प्लेलिस्ट में दिख जाएगा आपको इसी नाम से, कंस्ट्रेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो वहां पे हमारा मेन पर्पस वही होता था, क्वेश्चन ये वर्ड फॉर्म में होता था, कंडीशन कंस्ट्रेंट देता था, हम वो कंडीशन को लिख लेते थे और उसको सेटल कैसे करते थे, सॉल्व कैसे करते थे, उसका सबसे बेस्ट अप्रोच था गोइंग विथ ऑप्शंस, गोइंग विथ ऑप्शन। तो खत्म यार, यहाँ पे दो नंबर है ए एंड बी, मेरे अकॉर्डिंग ए छोटा बी बड़ा, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन जो है वो बड़े वाले यानी बी से 24 कम है, और इन्हीं दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो छोटे वाले से यानी ए से 12 ज्यादा है। तो दो नंबर कौन से, भाई देखो ये दो दो नंबर के पेयर दिए हैं, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो जीत गया, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जीत गया, अगर मैं ऑप्शन ए से जाऊं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन निकाल लो इसका, अभी मैंने बताया था अरिथमेटिक मीन, देखो यहाँ पे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन दोनों निकालना जरूरी है, बराबर, तो निकाल लो। अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, अगर मैं ए से जाऊँ तो ए में दो नंबर है 6 एंड 54, बट एज पर माई अजम्पशन मैं छोटे वाले को क्या लूंगा, ए, और बड़े वाले को बी लूंगा। आपने अगर बी को छोटा माना होगा तो आप 6 बी को लो और ए बड़े वाले को लो, ठीक है। मेरे अजम्पशन से ए यानी छोटा 6, बी यानी बड़ा 54, ये ऑप्शन ए से जा रहा हूँ। तो अरिथमेटिक मीन निकाल लो 60/2 30, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, रूट में 6 इंटू 54 जो कि होता है 324, एंड यस 324 का स्क्वायर रूट होता है 18। चलो, जो दो वैल्यूज चाहिए थी ए एम जी एम हमारे पास है, ए और बी एज पर ऑप्शन ए हमारे पास है, तो पहली कंडीशन ट्राई करते हैं। अरिथमेटिक मीन जो कि कितना है 30, ये बड़े वाले से यानी 54 से 24 ले से, यस वाकई में बड़े वाला नंबर यानी 54 से 24 लेस कर दो तो आपको 30 मिल रहा है, और वही तो वैल्यू है अरिथमेटिक मीन की एज पर ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए ने तो छा गया, लेकिन अभी भी कंडीशन 2 बाकी है, सिर्फ ए सही हो गया, फर्स्ट कंडीशन सही हो गया, इसलिए टिक मत कर दो, सेकंड भी चेक करो। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या आया ऑप्शन ए से 18, ये छोटे वाले से, तो छोटा कौन है 6, 12 ज्यादा है, छोटे वाले से 12 मोर, यस छोटे वाले यानी अगर मैं ऑप्शन ए के हिसाब से जाऊँ तो 6 से अगर मैं 12 ऐड कर दूं तो 18 मिल रहा है, और यही तो वैल्यू हमारी ज्योमेट्रिक मीन की। तो यार ऑप्शन ए ने बस दो ही कंडीशन दी थी क्वेश्चन ने, और ऑप्शन ए ने वो दोनों की दोनों सेटिस्फाई कर दी, तो बी सी डी देखने की भी जरूरत नहीं है, बी सी डी देखने की भी जरूरत नहीं है, ए इज द राइट आंसर। दो ही कंडीशन थी कि दो नंबर का ए जो है वो बड़े वाले से 24 कम, और जीएम जो है वो छोटे वाले से 12 ज्यादा है, तो यहाँ पे दो नंबर ये, तो छोटा ए 6, बड़ा ए सॉरी बड़ा बी 54, इनका एम आया 30, जीएम आया 18 एज पर कैलकुलेशन, एज पर फॉर्मूला ए प्लस बी अपॉन 2 एंड रूट ए बी, अभी मैंने जो बताए थे फॉर्मूलाज। और वाकई में जो अरिथमेटिक मीन है वो बड़े वाले से 24 कम आ रहा है, और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो छोटे वाले से 12 ज्यादा आ रहा है, खत्म। तो ए इज द आंसर। तो आप बोलोगे सर ये तो ए आंसर है, पहला ही आ गया इसलिए इजी हो गया, मान लो यही ऑप्शन अगर आगे होता डी में होता तो हम क्या इतने ट्राई करते, देखो करना तो पड़ता, करना तो पड़ता, क्योंकि इजीएस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन श्योर शॉट जेब में मार्क है, लेकिन उसमें भी आप स्मार्ट वर्क यूज कर सकते हो, स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट थिंकिंग। मुझे बताओ एम का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीएम के लिए उसको परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, जो भी अंदर का मटेरियल है, जो दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन आप रूट में ले रहे हो वो ऐसी आंसर आए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यार 6 इंटू 54 हमें 324 हमें दिख गया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम इसको जा सकते हैं। अब इस ऑप्शन को ट्राई करना है कि नहीं, आप वहीं पे डिसाइड कर, अगर मान लो ये ऑप्शन ए होता फिर भी मैं इसको ट्राई नहीं कर रहा होता, अगर ऑप्शन ए ये होता ना फिर भी मैं इसको छोड़ के दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहा होता, क्योंकि अगर मैं इसको रूट में लूँ तो 12 6 720, 12 6 72, एक जीरो एक्स्ट्रा, 720 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, 720 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो डेसिमल में आएगा, डेसिमल का तो कोई स्कोप है ही नहीं, क्योंकि ए और बी हमारे क्या है इंटीजर्स है, उसमें हम इंटीजर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए और बी इंटीजर्स है, सारे ऑप्शन देखो इंटीजर फॉर्म में है, इंटीजर से वो दो नंबर, और उसमें भी हम इंटीजर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर भी इंटीजर में ही आएगा ना, एम का भी और जीएम का भी, तो जीएम का ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये पेयर तो हो ही नहीं सकता जीएम निकालने के लिए, क्योंकि ये तो आपको परफेक्ट स्क्वायर दे ही नहीं रहा है, रूट में 720 दे रहा है, ये दे रहा था 324, ये भी देख लो ये रूट में क्या आ रहा है 8 6 48 448, यस चलो ये हम जा सकते थे, इसके साथ भी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगेन इसका देख लो, अच्छा ये नहीं जाए, सॉरी 441 है और 484 है, 21 का स्क्वायर 441 एंड 22 का स्क्वायर 484, 448 तो है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, हम इसको भी सीधा कैंसिल कर सकते थे,
मतलब इतना चेक नहीं करना है, थोड़ा बहुत स्मार्ट अप्रोच भी। यार ये इंटीजर है, सारे ऑप्शन ए और बी के इंटीजर फॉर्म में दिए, उसमें हम इंटीजर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एम और जीएम भी इंटीजर आएंगे। तो एम तो खैर ठीक है, इंटीजर आना इजी भी है, लेकिन जीएम के लिए इंटीजर आने के लिए अंदर का जो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है, इन पेयर का मल्टीप्लीकेशन, वो परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 6 × 54? यस, मैं इससे जरूर ट्राई करता। अगर वो सी में भी होता तो मैं इससे ट्राई करता। अगर ऑप्शन ए ये होता 12 × 60, मैं उसको फिर भी कैंसिल कर रहा होता। ऑप्शन बी अगर ये है 8 × 56, मैं ये 448 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैं उसको भी कैंसिल कर रहा होता। मैं सीधा फिर भी सी ही ट्राई करता। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा भला ही वो ऑप्शन ए पे कोइंसिडेंटली है, आपका काम इजी हो गया। अगर वो सी पे भी होता और पहले दो ऑप्शन ये दो होते, मैं उनको भी कैंसिल कर रहा हूँ, सी ही ट्राई करता डायरेक्ट। ठीक है, ये भी देख लो, 7 × 5 = 35, 385। 385 भी परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं मैं इसको भी कैंसिल कर रहा होता अगर ये भी ए होता तो ये, बट ये थॉट प्रोसेस चाहिए। वो कब होगी? समय के साथ, है ना, जरूर होगी, बट प्रैक्टिस के साथ, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। तो यस गाइस, जो हमने नंबर सिस्टम में कंस्ट्रेंट बेस्ड क्वेश्चन देखा था, बस उसी टाइप की वैरायटी, सिर्फ यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, एम का फॉर्मूला और जीएम का फॉर्मूला। घूम फिरकर क्वेश्चन कंडीशन ही दे रहा है, सिर्फ वो एम और जीएम के फॉर्म में दे रहा है, इसलिए हमने उसको वहां कवर नहीं किया, यहाँ कर रहे हैं। बट जाना कैसे है? विथ ऑप्शन ही जाना है। तो ये रहा गाइज आपके लिए आज का एक लास्ट और होमवर्क क्वेश्चन। ये आपके लिए लास्ट और होमवर्क क्वेश्चन है, जिसमें अगेन दो दो नंबर की पेयर दी है, फिर से बात एम जीएम की हो रही है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 48। देखो दो नंबर का डिफरेंस 48 है, यस, ये तो सब जगह सेटिस्फाई हो रहा है। एंड डिफरेंस बिटवीन एम एंड जीएम इज 2 मोर। 2 मोर मतलब क्या? दो से ज्यादा, जैसे ज्यादा बोला प्लस कर दिया, 2 मोर, लेकिन किसमें मोर? देन हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 96, हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 96। तो भाई पहला तो बहुत ही उसने सिंपल दे दिया है कि दो कोई तो ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस 48 है। अब डिफरेंस 48 तो यहाँ पर भी है, देखो 50 और 2 का डिफरेंस 48 यहाँ पर भी है, डिफरेंस 48 यहाँ पर भी, डिफरेंस 48 यहाँ पर भी है। तो पहली कंडीशन तो इररिलेवेंट है, उससे एक भी ऑप्शन कैंसिल नहीं हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन आ जाओ, और दूसरी कंडीशन किस पे है? एम और जीएम, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। मैं हालांकि आपको कंडीशन बोल के होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, आंसर आपने बताना है कमेंट में, लेकिन कंडीशन में बता दे रहा हूँ क्या है। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस, देखो डिफरेंस लिया उन्हीं दो नंबर का, इज 2 मोर। 2 मोर मतलब दो से ज्यादा, बट किससे? हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 96, हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 96। तो भाई ये कितना आया? ये हुआ सबसे पहले तो 32, और 2 ने 3 ने डिवाइड किया 96 को 32, 2 ने किया 16, बचा गया 16 + 2 18। तो यार इन शॉर्ट क्वेश्चन बोलना चाहता है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस 18 है। ऐसा ना देते हुए पूरा घुमा कर दिया, दो से ज्यादा, किससे? हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 96। तो पहले बॉड मास के हिसाब से ये कर लिया, हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 96 कितना आया? 16, और उससे दो ज्यादा 18। तो भाई इन सब ऑप्शन में एम और जीएम निकालो, जिसके एम और जीएम में 18 का डिफरेंस है वो आप टिक कर देना, जिसके अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में 18 का डिफरेंस है वो टिक कर देना। इनफैक्ट ऐसे ऑप्शन पहले ही हटा देना जिसका ज्योमेट्रिक मीन इंटीजर में आ रहा है, क्योंकि देखो डिफरेंस किस में आ रहा है? इंटीजर, सॉरी, ऐसे ऑप्शन पहले हटा देना जिसका ज्योमेट्रिक मीन डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल, क्योंकि हमारा डिफरेंस इंटीजर में आ रहा है। तो एम भी किस में चाहिए? इंटीजर में। जीएम भी किस में चाहिए? इंटीजर में, है ना। ऑफ कोर्स हाँ, ये 0.5 होगा माइनस ये भी समथिंग 0.5 होगा, तो कैंसिल होके वो इंटीजर ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एम इंटीजर के अलावा और कहीं भी नहीं आ रहा है। 52/2, 72/2, 50/2, ये सारा एम आपको अगर इंटीजर दे रहा है, तो बदले में जीएम भी तो इंटीजर चाहिए, तभी एम माइनस जीएम यानी इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर आएगा। और एम तो हम ओरली निकाल सकते हैं, एम का फॉर्मूला इजी है, दोनों का एडिशन अपॉन 2, जो क्या आ रहा है? इंटीजर ही आ रहा है। तो जीएम वो हटा दो जो इंटीजर नहीं दे रहा, यानी कि वो मल्टीप्लीकेशन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 50 × 2 √100, यस ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको आप ले सकते हो। लेकिन 12 × 60 720, इसको पहले ही हटा देना। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बी को तो करना भी मत, क्योंकि बी पक्का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जीएम डेसिमल में आ रहा है और अरिथमेटिक मीन इंटीजर में आ रहा है। तो ये इंटीजर में, ये डेसिमल में, फिर ये इंटीजर कैसे आएगा? ये इंटीजर तभी आएगा ना तब दोनों इंटीजर हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, फिर डायरेक्ट सी ट्राई करना। इनफैक्ट मैंने आपको सभी बता दिया है, बस मेन कैलकुलेशन आप पे छोड़ा है। तो ऑप्शन क्या है कमेंट कर देना गाइस। और इसी के साथ अपने फाउंडेशन का क्वांट 1 का यानी कि मेरा विनीत कांकरिया का ये लास्ट सेशन था गाइस। और भी मिलेंगे मज़ेदार मज़ेदार सीरीज के साथ, सो स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय। इसको करना, आंसर बताना। थैंक यू।